हेलो दोस्तों, देखिए इकोलॉजी के पिछले वीडियोस में हमने बात कर ली थी प्लांट कम्युनिटी यानी कि पादप समुदाय के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे प्लांट एडॉप्शन यानी कि पादप अनुकूलता के बारे में। जो हमारे प्लांट होते हैं वह किन किन रूप में एडॉप्ट करते हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें अनुकूल होती हैं, उनके लिए कौन सा वायुमंडल या कौन सा क्लाइमेटिक फैक्टर इनफेवरेबल होता है या फिर फेवरेबल होता है। तो इसी प्रकार से ये ग्रो करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि पादप अनुकूलता जो होती है यानी कि प्लांट एडॉप्शन होता है वह क्या होता है। तो देखिए, प्लांट एडॉप्शन जो होता है वह आपका उसकी परिभाषा जो होती है पौधों का अपने चारों तरफ के वातावरण में रहने की क्षमता को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है पौधों का अपने चारों तरफ की वातावरण में रहने की क्षमता को अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन जो होता है वह आपका कई प्रकार का भी हो सकता है। अनुकूलन जो होता है वह आपका कई प्रकार का भी हो सकता है। जैसे पानी के लिए अनुकूलन हो सकता है, तो जो पानी के लिए अनुकूलन होगा उसे हम इंग्लिश में कहेंगे एडॉप्शन, एडॉप्शन टू वाटर, एडॉप्शन टू वाटर या एडॉप्शन फॉर वाटर कह सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा होता है प्रकाश के प्रति अनुकूलन यानी कि एडॉप्शन टू लाइट, एडॉप्शन टू लाइट कह सकते हैं। और इसके अलावा तापमान के प्रति अनुकूलन यानी कि इसे हम कह सकते हैं एडॉप्शन टू टेम्परेचर, एडॉप्शन टू टेम्परेचर कह सकते हैं। ठीक है। तो पानी के लिए जो अनुकूलन होगा उसे हम एडॉप्शन टू वाटर, प्रकाश के प्रति अनुकूलन एडॉप्शन टू लाइट, और तापमान के प्रति अनुकूलन होगा उसे हम कहेंगे एडॉप्शन टू टेम्परेचर। ठीक है। अब देखिए, जो मुख्यतः आपका अनुकूलन होता है वह मुख्यतः आपका पूछा जाने वाला, जो आपके कंप्यूटर एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, वह है आपका पानी के लिए अनुकूलन। पानी के लिए अनुकूलन। तो बात करेंगे पानी के लिए अनुकूलन के बारे में। पानी की आवश्यकता के आधार पर पौधों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। किन भागों में? मुख्यतः पानी के अनुकूलन के लिए, पानी की आवश्यकता के लिए, पानी की आवश्यकता के आधार पर पौधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1 पर आता है आपका, मान लीजिए नंबर 1 पर आता है आपका जलीय पौधे। जलीय पौधे, अब देखिए जलीय पौधे कौन से होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट या हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कह देते हैं या फिर हाइड्रोफिटिक, बात एक ही होती है। हाइड्रोफाइट्स कहला या फिर हाइड्रोफिटिक प्लांट कहला, बात एक ही होती है। जलीय पौधे मतलब ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं, जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, पूर्णतः पानी में रहते हैं, जलीय पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलीय पादप कहलाते हैं। जलीय पादप भी, अब इसमें जो आपके हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं वह भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका जल में पूर्णतः डूबे होते हैं, और दूसरा होता है जल के ऊपर तैरने वाले। जल के ऊपर तैरने वाले यानी कि जो फ्लोटिंग टाइप होते हैं, जल के ऊपर उनका आधा पोर्शन जल के ऊपर होता है और आधा पोर्शन जल के नीचे होता है। ठीक है। और दूसरा जो है वह आपका होता है कि पूर्णतः पानी में डूबे रहते हैं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि पानी में डूबे रहने वाले पादप कौन से होते हैं। पानी में डूबे रहने वाले पादप, पानी में डूबे रहने वाले पादप कौन से होते हैं। अब देखिए, ये नहीं आपसे पूछा जाएगा, बल्कि इसमें से सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका वेलेस्नेरिया हो गया, पोटेमोजिटम और इलाइडिया और नेजस होता है। जैसे आपका वेलेस्नेरिया हो गया, वेलेस्नेरिया, ठीक है, नेजस, नेजस, और इसके अलावा नेजिस, और इसके अलावा इलोडिया तथा पोटोमोजिटम, पोटेमोजिटम और आपका इलोडिया, ये आपके पूर्णतः पानी में डूबे रहते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं ये आपके पूर्णतः पानी में डूबे रहते हैं। तो इनका ऑप्शन मिलेगा आपको कि निम्नलिखित में से या इनमें से कोई एक पानी में डूबे रहने वाला पादप होगा, उसे पहचानिए। ठीक है। तो इनमें से कोई एक दे देगा और 3 आपके ऑप्शन ऐसे होंगे जो पूर्णतः पानी में नहीं डूबे रहते होंगे। ठीक है। फ्लोटिंग टाइप होंगे, तो उनमें से आपको सही करके बताना होगा। ठीक है। दूसरा होता है आपका तैरने वाले। एक तो हो गया पानी में डूबे रहने वाले, दूसरा होता है पानी में तैरने वाले। तो पानी में तैरने वाले जो होते हैं, पुनः उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया। पानी में तैरने वाले जो होते हैं उन्हें पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया।
फ्लोटिंग टाइप्स को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो होता है फ्री फ्लोटिंग टाइप, फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से जो तैर रहे हो, और दूसरे होते हैं फिक्स्ड फ्लोटिंग टाइप। फिक्स्ड का मतलब एक जगह पर स्थिर रहते हैं। तो एक तो हो गया आपका फ्री फ्लोटिंग टाइप, फ्री फ्लोटिंग टाइप, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग टाइप प्लांट्स, और दूसरे होते हैं आपके फिक्स्ड फ्लोटिंग टाइप, फिक्स्ड फ्लोटिंग टाइप। तो इनमें से जो है आपके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, उनको याद कर लेना। जैसे फ्री फ्लोटिंग टाइप में आता है पिस्टिया है, साल्विनिया है, वुल्फिया और एकॉर्निया। जैसे आपका पिस्टिया है, कहीं कहीं साल्विनिया को साल्विया भी लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा एकॉर्निया है, एकॉर्निया क्रॉस पे शायद आप जानते होंगे, जिसे हम बोलते हैं जलकुंभी, ठीक है, एकॉर्निया होती है। और उसके अलावा आपका ट्रापा एजोला, ट्रापा होता है, एजोला होता है, एजोला, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका लेमना होता है। ये जो है आपके फ्री फ्लोटिंग टाइप होते हैं। क्या होते हैं? ये जो है आपके फ्री फ्लोटिंग टाइप होते हैं। और फिक्स्ड वाले जो होते हैं वह होते हैं आपका निम्फिया, नीलाम्बिया तथा लिमेंथिस। निम्फिया और नीलाम्बिया, यही दो आप याद रखिए। फिक्स्ड यदि पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से कोई दो, इन्हीं में से कोई एक पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जलीय पादप, जलीय पादप ऐसे पौधे जो पूर्णतः पानी में ही रहते हैं, जलीय पादप कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हाइड्रोफिटिक बोलते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो पानी में रहने वाले और दूसरा पूर्णतः पानी में रहने वाले, और दूसरा होता है फ्लोटिंग टाइप मतलब तैरने वाले। पानी में रहने वाले के जो अलग उदाहरण थे वो हमने आपको बता दिए। दूसरे आपके तैरने वाले, तैरने वाले को मुख्यतः पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, फ्री फ्लोटिंग टाइप और फिक्स्ड फ्लोटिंग टाइप, जिनके ये हमने आपको एग्जांपल्स बता दिए, ठीक है। बात करते हैं अगले जो आपके पौधे होते हैं, वह हो सकते हैं आपके कौन से, जैसे ये तो हो गए आपके जलीय पौधे, ठीक है। दूसरे हैं आपके मध्यम पौधे। मध्यम पौधे का मतलब होता है मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स। जैसे आपका मध्यम पौधे, मध्यम पौधे, इन्हें हम क्या देते हैं? मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे पौधे जिन्हें पानी की मध्यम मात्रा होती है, मतलब ना तो ज्यादा पानी चाहिए और ना ही ज्यादा, मतलब ना तो ज्यादा और ना ही कम, ठीक है। ऐसे पादप को हम क्या कह देते हैं? ऐसे पौधों को हम मध्यम पौधे कह देते हैं। तो इनमें जो है आपकी जितनी भी फसलें होती हैं, जितनी भी फसलें होती हैं, वो सभी मध्यम पानी चाहने वाली, यानी कि मीडियम रिक्वायरमेंट, मीडियम वाटर रिक्वायरमेंट वाली जितनी आपकी जो भी होती है, वह सभी आपकी फसलें ही होती हैं। फसलों को मध्यम पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला आता है मरुस्थलीय पौधे। कौन से होते हैं? अगले होते हैं आपके मरुस्थलीय पौधे। और मरुस्थलीय पौधों को हम लोग क्या देते हैं? जीरोफाइट्स। क्या कह देते हैं? और जीरोफाइट्स। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीरोफाइट्स कहा जाता है, हिंदी में लिख देता है जीरोफाइट, और नीचे ऑप्शन में दे देता है जलीय पादप। जलीय पादप मध्यम पौधे या चट्टानों पर उगने वाले पौधे, पत्थरों पर उगने वाले पौधे, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, मरुस्थल में उगने वाले पौधे। तो इसी प्रकार से जो है इनका क्रम चलता रहता है। तो जीरोफाइट्स का मतलब होता है, जीरोफाइट्स का मतलब होता है मरुस्थलीय पौधे, ठीक है। और क्रायोफाइट्स का मतलब होता है चट्टानों पर उगने वाले पौधे। हाइड्रो का मतलब होता है जल, और फाइट का मतलब होता है फाइटोन, मतलब कि पौधे। तो हाइड्रोफाइट्स का मतलब हो गया जलीय पादप। मीजो, मीजो का मतलब हो गया मध्यम, और फाइट का मतलब हो गया प्लांट, यानी कि मध्यम प्लांट्स। ऐसे पौधे जिन्हें कम, ना तो कम और ना ही ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, मध्यम पौधे कहलाते हैं। और मरुस्थलीय पौधे ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे आपकी झाड़ियां होती हैं, इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत अधिक होती है, और पानी, यहाँ इन्हें जो है पानी की आवश्यकता बहुत अधिक कमी होती है, जहां पर ऐसे स्थानों पर ये उगते हैं, यानी कि मरुस्थल में, ठीक है। तो इसके लिए जो भी आपके पौधे होते हैं वह सभी कैसे होते हैं? इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत अधिक होती है और पानी की बहुत अधिक कमी होती है। ऐसे स्थानों में आपके मरुस्थलीय पौधे उगते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके। उसके बाद अगला है आपका जलीय थलीय पौधे, यानी कि जल थल पौधे। ऐसे पौधे जो जल में भी उग सकते हैं और थल में भी उग सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं एम्फीबियस प्लांट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जिसे हम बोल देते हैं एम्फीबियस प्लांट। अब याद करने के लिए हम आपको बता दें
कि आप याद कैसे रखेंगे एम्फीबियस प्लांट को। आपने मेढक देखा होगा, मेढक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मेढक जो है वर्ग उभयचर में आता है या वर्ग एम्फीबिया में आता है। इंग्लिश में कह लें तो उभयचर और हिंदी में कह लें तो इंग्लिश में कह लें तो एम्फीबिया और हिंदी में कह लें तो वर्ग उभयचर। ठीक है, तो एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, यानी कि जो जल और थल दोनों में रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपके प्लांट भी है, ऐसे पौधे जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। तो उनके लिए जो आपके एग्जाम्पल है उनमें आपका जूसिया है, टाइपा है, आइपोमिया और रेननकुलस, यानी कि रेननकुलस है, आइपोमिया है, आइपोमिया, टाइफा, टाइफा और आपका जूसिया। ठीक है, ये 4 एग्जांपल आप याद कर लेना। ये जो है आपके एम्फीबियस प्लांट के होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फीबियस प्लांट के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनको हमने क्या किया, उनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 4 भागों में। अभी हमने बात की मरुस्थलीय पौधे, ऐसे पौधे जिनमें वाष्पोषण की दर बहुत अधिक होती है और पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है उन्हें बहुत कम मात्रा में पानी मिल पाता है। पानी की खोज में उनकी जड़ें जो होती हैं बहुत नीचे तक चली जाती हैं। उनकी पत्तियां जो होती हैं संयुक्त प्रकार की ज्यादा पाई जाती हैं, बिकॉज छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और उनकी पत्तियां जो होती हैं वह कांटे में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे आपने नागफनी देखा होगा, कैक्टस का पौधा देखा होगा, उसकी जो पत्तियां होती हैं वह नीचे से आप देख रहे होंगे कि ऊपर तो आपको पत्तियां दिखाई देती हैं लेकिन नीचे से आपका जो कांटे बने हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपका घिक्वार हो गया, कैक्टस हो गया, ये आपके ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं और ये आपके जीरोफिटिक प्लांट या मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं। इनमें जो है आपके 4 समूहों में इन्हें बांटा गया। नंबर 1 सूखा बचाने वाले पौधे, नंबर 1 सूखा बचाने वाले पौधे, सूखा बचाने वाले पौधे यानी कि जिन्हें हम कह सकते हैं ड्रॉट, जिन्हें हम कह सकते हैं ड्रॉट स्कैप, ड्रॉट स्कैप प्लांट। क्या कह सकते हैं? ड्रॉट स्कैपिंग प्लांट कह सकते हैं। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। सूखा बचाने वाले पौधों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, लगभग 4 से 6 सप्ताह का होता है। इसके एग्जाम्पल में आता है आपका कॉलविया। क्या आता है? इसके एग्जाम्पल में आता है आपका कॉलविया। और दूसरे जो आपके प्लांट हैं वह है आपका सूखा से बचने वाले, यानी कि सूखा से बचने वाले मतलब ड्रॉट, ड्रॉट अवॉइडिंग। क्या? ड्रॉट अवॉइडिंग मतलब अवॉइड करने वाले। किसको? ड्रॉट को अवॉइड करने वाले ऐसे पादप। ये पानी बहुत कम प्राप्त होता है ना, परंतु वे उससे ही अपना काम चला लेते हैं। यानी कि पानी इन्हें प्राप्त तो होता है लेकिन बहुत कम प्राप्त होता है, लेकिन जितना भी प्राप्त होता है उससे ही अपनी दिनचर्या या जीवनचर्या दैनिक कार्यों में लगा देते हैं और उससे ही अपना जीवन यापन करते हैं। सूखा सहन करने वाले, सूखा सहन करने वाले, सहन करने वाले यानी कि इंग्लिश में कहें तो ड्रॉट टॉलरेंट, ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट, ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट ऐसे पौधे जो सूखा सहन करने वाले होते हैं। ड्रॉट टॉलरेंट कह लें या फिर इंड्यूरिंग कह लें, ड्रॉट इंड्यूरिंग प्लांट, ड्रॉट इंड्यूरिंग प्लांट भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो पानी की कमी में भी जीवित रह सकते हैं। जब सूखा होता है तो पौधे वृद्धि नहीं करते हैं बल्कि अपनी पत्तियां भी गिरा देते हैं। जैसे रेगिस्तान में उगने वाली झाड़ियां होती हैं, वही जो है सूखा सहने वाले या सूखा सहन करने वाले पादप होते हैं। जो रेगिस्तान में झाड़ियां उगती हैं वह नागफल यानी कि पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं या फिर वह अपनी पत्तियां पूर्णतः जमीन में गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं। वह आपके सूखा सहन करने वाले पादप होते हैं। उसके बाद अगला है आपका सूखा का मुकाबला करने वाले यानी कि ड्रॉट रेसिस्टेंट पादप, ड्रॉट, ड्रॉट रेसिस्टिंग। इसमें आपके हमने आपको बता भी दिया, जैसे आपका कैक्टस होता है, कैक्टस होता है, कैक्टस के अलावा आपका एलॉय होता है और अगेव होता है। इनके नाम आपने सुने होंगे। कैक्टस होता है यानी कि जिसे हम नागफनी बोलते हैं, और आपने एलॉय भी सुना होगा। ठीक है, एलॉय होता है, कैक्टस होता है, अगेव होता है। ये सभी सूखा सहन करने वाले या सूखा को सहन, सूखा का मुकाबला करने वाले जो आपके पादप होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? ड्रॉट रेसिस्टिंग पादप कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा हो गया क्या? प्लांट एडॉप्शन। इतने में ही आपका प्लांट एडॉप्शन पूरा का पूरा फंस जाएगा, इससे बाहर प्लांट एडॉप्शन नहीं जाएगा। बस अंतर सिर्फ इतना है
कि आप सभी लोग इनके जो है एग्जाम्पल्स याद कर लेना। क्या कर लेना? एग्जाम्पल याद कर लेना। उसके बाद पादप अनुकूलता तो खत्म हो गई, समय बचा है तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी बायोडायवर्सिटी की, क्योंकि बायोडायवर्सिटी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी। और एक चीज हम आपको बता दें कि एटमॉस्फेयर से प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने एटमॉस्फेयर आपके अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा दिया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जैव मंडल के नाम से हमने वीडियो बनाया है। उसमें आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों के बारे में हमने संपूर्ण विस्तृत रूप से जानकारी दी है। प्लीज यदि वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन वहां से आएंगे, क्योंकि हर साल आते हैं तो इस साल भी आएंगे। ठीक है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के बारे में यदि हम बात करें तो बायोडायवर्सिटी होती क्या है? जीवित प्राणियों के बीच मिलने वाली सभी प्रकार की विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती है। मतलब आपको आसपास जितने भी जीवित प्राणी दिख रहे हैं उनमें कुछ आपको विभिन्नताएं दिखती होंगी। ठीक है, उनके रंग, रूप, आकार, किसी भी प्रकार में जीन, क्रोमोसोम वगैरह वगैरह जितनी भी आपको विभिन्नताएं दिखती हैं वो सभी आपकी जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत ही आती हैं। पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था या बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में, सर्वप्रथम सन 1985 में वाल्टर जी रोजन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी रोजन ने किया था। वाल्टर जी रोजन ने किया था। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजन ने किया था। कृषि से संबंधित जैव विविधता को, जो आपकी कृषि से संबंधित जैव विविधता होती है यानी कि बायोडायवर्सिटी होती है, उसे हम एग्रो बायोडायवर्सिटी कह देते हैं। एग्रो बायोडायवर्सिटी कह देते हैं। जो आपकी जैव विविधता होती है, कृषि से संबंधित वाली जो आपकी जैव विविधता होती है उसे हम एग्रो बायोडायवर्सिटी कह देते हैं। और आपका जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में वाल्टर जी रोजन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी रोजन ने किया था। इसके बाद जो आपकी बायोडायवर्सिटी होती है उसको मुख्यतः 3 स्तरों में विभाजित किया गया। किसमें किया गया? मुख्यतः 3 स्तरों में विभाजित किया गया। पहला है आनुवांशिक विविधता। पहला है आपका आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता, इसका मतलब क्या हुआ? आनुवांशिक विविधता का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी प्राणी है उसके अंतर्गत यदि आनुवांशिक रूप से यदि कोई विविधता पाई जा रही है तो उसे हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जैसे आनुवांशिक संरचनाओं के मध्य जो भी आपकी विविधता पाई जाती है उसे हम आनुवांशिक विविधता कह देते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी है प्रजातीय विविधता। दूसरी है आपकी प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता यानी कि जैसे आपका कोई 2 प्रजातियां हैं और उनके बीच में जब कोई विविधता पाई जाती है, उनके बीच में जब कोई विभिन्नताएं पाई जाती है तो उसे हम प्रजातीय विविधता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रजातीय विविधता कह देते हैं। अगला है सामुदायिक या पारिस्थितिकी विविधता। तीसरी है आपकी सामुदायिक, मतलब सामुदायिक का मतलब समुदाय से होता है। सामुदायिक या पारिस्थितिक, पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक विविधता यानी कि सामुदायिक का मतलब होता है कि जितने भी आपके समुदाय होते हैं, ठीक है, उनमें जब कोई विविधता पाई जाती है तो उसे हम सामुदायिक या पारिस्थितिक विविधता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सामुदायिक या पारिस्थितिक विविधता कह देते हैं। सामुदायिक विविधता को हम इंग्लिश में कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम डायवर्सिटी कहते हैं, जबकि आनुवांशिक विविधता को हम जेनेटिक डायवर्सिटी कहते हैं और प्रजातीय विविधता को हम क्या कह देते हैं? स्पीशीज डायवर्सिटी कह देते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके स्तर होते हैं। इन्हीं स्तर पर विविधता को आगे चल के कई भागों में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो मुख्यतः जो आपकी विविधता होती है वह मुख्यतः इसको 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़े जो आपके देश हैं उनमें से सबसे ज्यादा विविधता किन देशों में पाई जाती है और भारत में विविधता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो देखिए, कुल आपके 17 प्रदेश ऐसे हैं, सॉरी 17 प्रदेश नहीं, 17 देश ऐसे हैं विश्व में। 17 देश ऐसे हैं जिनमें लगभग 60 से, जिनका पूरा का पूरा लगभग 60 से 70% विविधता पाई जाती है, जिसमें आपका भारत का भी नाम आता है।
जिसमें आपका भारत का भी नाम आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैव विविधता के ह्रास क्या होते हैं, यानी कि इतना इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैव विविधता मुख्यतः किन किन देशों में पाई जाती है, तो आपने भारत दे देगा, या फिर कुल कितने देशों में पाई जाती है, तो कुल 17 देशों में पाई जाती है, जो कि पूरे विश्व का लगभग 60 से 70% विविधता आपकी है। ठीक है, अब देखिए ह्रास क्या होता है, जैव विविधता से आपको ह्रास क्या होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो उसका जो है नंबर 1 है आपका आवास विनाश। इसके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, आवास विनाश हो सकता है। दूसरा आपका प्रदूषण हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है। तीसरा जो है वह आपका प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, इसका जो है आपका प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। और नंबर 4 पर जो है आपका बाहरी स्पीसीज, बाहरी स्पीसीज हो सकता है, बाहरी स्पीसीज हो सकता है। तो जैसे आपका आवास विनाश का मतलब हो गया कि जितने भी आपके हैबिटेट हैं उनका जो है विनाश हो जाता है। तो ये जो है कारण है किसका, जैव विविधता का ही कारण है। प्रदूषण हो जाते हैं, प्रदूषण हो जाता है तो यह भी आपका जैव विविधता का ही कारण होता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आना, सूखा आना, भूकंप आना, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, जंगल में आग लगना, ये सभी आपकी प्राकृतिक आपदा होती है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल हैजार्ड्स। क्या कह देते हैं, जिन्हें हम नेचुरल हैजार्ड्स कह देते हैं। और इसी में आपका ओला भी आता है, ठीक है, हेलस्टॉर्म जिसे हम बोलते हैं। बाहरी स्पीसीज का मतलब होता है जैसे आपके देश में कोई बाहरी स्पीसीज आकर के कोई ऐसी अकाल जैसी समस्या को पैदा कर देती है, या कोई उसके कारण कोई ऐसा आपदा आ जाती है, या ऐसा कोई प्रदूषण फैल जाता है, तो उसे हम बाहरी स्पीसीज के अंतर्गत, जैसे आपने देखा होगा वीड मैनेजमेंट आपका एक सब्जेक्ट आता है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब लेंटाना कैमरा दूसरे देश से अपने देश में आ जाता है, लेंटाना कैमरा, तो उसको जो है हम लोगों ने जल्दी से क्या नहीं कर पाया, जल्दी से हमने उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसके लिए हमने काफी अब अपने देश में जो है कई वीड एक्ट और इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जैसे आपका डीपा एक्ट है, कई प्रकार के एक्ट भी चला दिए गए। तो जो है उससे क्या हुआ कि आपके बॉर्डर पर ही जो भी आपका सीड आता है उसका पहले तो निरीक्षण किया जाता है, ठीक है, उसके बाद अपने देश में भेजा जाता है। तो उसके पहले जो है सभी चीजों के बारे में उसकी जानकारी ली जाती है कि कितना प्योर है, इसमें कोई रीढ़ तो नहीं है जो हमारे देश में जाकर के मतलब भौकाल सा मचा दे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों से अब हम लोगों ने थोड़ा निजात पा ली है, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिली है। कुछ डाटा है जैसे कि वन एवं पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा विश्व फ्लोरा के लगभग, जैसे हम बात करते हैं फ्लोरा की, तो फ्लोरा का मतलब हमेशा होता है वनस्पति। और यदि हम बात करें फोना की, जैसे फ्लोरा और फोना दो शब्द होते हैं, फ्लोरा का मतलब होता है हमेशा पेड़ पौधों से, किससे होता है, पेड़ पौधों से होता है। और फोना का मतलब होता है जंतुओं से, जंतु या जानवर से। ठीक है, तो जितने भी आपके प्राणी होते हैं वो फोना से तात्पर्य होता है, फ्लोरा का मतलब होता है वेजिटेशन या वनस्पति। तो जितने भी आपके फ्लोरा के लगभग पूरे विश्व में फ्लोरा के लगभग 7% अर्थात 45,000 पौधे, अर्थात 45,000 पौधे लगभग भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे फ्लोरा के। उसके बाद फौना के लगभग 6.5 अर्थात 6.5% जंतु, अर्थात 70,000 जंतु भारत में पाए जाते हैं। कितने, 77,000 जंतु भारत में पाए जाते हैं, जो कि लगभग प्रतिशत है 6.5%। और जो आपका फ्लोरा का परसेंट है वह लगभग 7% है। कितना है, यानी कि जंतुओं की अपेक्षा पूरे विश्व में हमारे यहाँ पौधे पाए जाते हैं, जबकि पौधों का भी अच्छा खासा योगदान, जंतुओं का भी अच्छा खासा योगदान है। लगभग पूरे विश्व के 6.5% जानवर या जंतु हमारे यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर, भारत में पाए जाते हैं। जैव विविधता का संरक्षण यदि हम बात करें कि जैव विविधता का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो जैव विविधता का संरक्षण करने की मुख्यतः दो विधियां होती हैं, मुख्यतः दो विधियां होती हैं जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, यानी कि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करने के लिए मुख्यतः दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होता है एक्स सीटू मेथड या कंजर्वेशन, और दूसरा होता है इन सीटू कंजर्वेशन। क्या होता है, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है इन सीटू कंजर्वेशन। बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की, बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की, इन सीटू कंजर्वेशन की, इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में यदि हम बात करें तो नंबर 1 पर आता है आपके अभ्यारण्य। क्या आते हैं, अभ्यारण्य आते हैं। नंबर दूसरे पर आता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, और नंबर 3 पर आता है आपका जीव मंडल, जीव मंडल। और उसके बाद
नंबर 4 पर आता है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आते हैं। जैसे आपका अभ्यारण्य होता है, अभ्यारण्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कह देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहा जाता, सेंचुरीज कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग नेशनल पार्क कह देते हैं। लगभग 2000 आपके सन 2000 वर्ष 2000 तक भारत में 490 अभ्यारण्य थे। कितने थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ष 2000 तक, वर्ष 2000 तक भारत में लगभग 490 अभ्यारण्य थे। बात करें यदि हम राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके 2000 वर्ष 2000 तक लगभग 80 राष्ट्रीय उद्यान आपके भारत में, लगभग 88 जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान भारत में उपस्थित थे या भारत में स्थित थे, ठीक है। अब इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन ये जो डाटा है ये आपका वर्ष 2000 का है। यानी कि पहले ही हमने बता दिया कि वर्ष 2000 का डाटा है, कितना है, 88 राष्ट्रीय उद्यान थे और वर्ष 2000 में 490 अभ्यारण्य आपके देश में स्थित थे, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क कार्बेट, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क कार्बेट जिसे हम बोल देते हैं, यह इसकी स्थापना वर्ष है 1936। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1936 में। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान या पहला नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना सन 1936 में हुई भारत में। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है हैली नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका, उसका नाम है हैली नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई आपकी इन सीटू मेथड, ठीक है। उसके बाद एक्स सीटू मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी में कंजर्वेशन किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे आपका इन सीटू हो गया, इन सीटू में मतलब आप अभ्यारण्य कर देते हैं, जो भी आपके सेंचुरीज होती है उनमें हम जीव जंतुओं को एकत्रित कर लेते हैं। और जो है आपके नेशनल पार्क होते हैं, जैसे आपने काजीरंगा नेशनल पार्क सुना होगा, दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क सुना होगा, ठीक है। कई प्रकार के आपने नेशनल पार्क सुने होंगे। तो उनमें हम जानवरों को एकत्रित कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनको हम बचा सकते हैं, इनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा आएगा आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या आएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जितने भी आपकी क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे हम नर्सरी लगा देते हैं, या फिर पौधों के लिए यदि हम बात करें तो नर्सरी लगा देते हैं। पक्षियों या जानवरों के लिए बात करें तो हम चिड़िया घर बनवा देते हैं, ठीक है, चिड़िया घर बनवा देते हैं। या फिर इसके अलावा हम जैसे जीन बैंक को कलेक्शन कर लेते हैं, जैसे हमने जीन बैंक को मतलब जीन का कलेक्शन कर लिया, ठीक है। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कर लेते हैं, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग टिश्यू कंजर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है, पौधों के या टिश्यू कंजर्वेशन कर लेते हैं। उसके अलावा आपका पोलन कंजर्वेशन कर लेते हैं, पोलन कंजर्वेशन कर लेते हैं। इसके अलावा हम ओवम कंजर्वेशन कर लेते हैं। तो इनके सभी चीजों को हम एक कंजर्व करके डीएनए बैंक कर लेते हैं, डीएनए बैंकिंग, यानी कि डीएनए को हम एकत्र कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनको हम कलेक्शन करके और किसी लेबोरेटरी में अच्छे से रख देते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो इसका हम प्रयोग करके उसी प्रकार के पौधे को, उसी प्रजाति को हम पुनः दोबारा से, यदि उसकी विलुप्ति हो चुकी है तो क्या होगा कि उसी का डीएनए या उसी का जीन या उसी का जर्मप्लाज्म का यूज करके वैसा ही पौधा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पुराने पिछले समय में जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, ठीक है, और अभी भी कुछ ऐसे जानवर हैं, जैसे आपने चील देखा होगा, बाज, गरुड़ है, ये ऐसे पक्षी आपको देखने, जैसे आपका उसके व्हाइट बैक्ड बोला जाता है, जो भी आपके व्हाइट बैक्ड वाले गरुड़ पक्षी थे वह सभी आपके ज्यादातर विलुप्त हो चुके हैं, तो वह आपको देखने में अब नहीं आते हैं। तो इनको बचाने के लिए, इनका कंजर्वेशन करने के लिए हम लोग इन सभी चीजों का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि मुख्यतः दो विधियां होती है, इन सीटू मेथड और एक्स सीटू मेथड। इनमें से आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की इन सीटू मेथड के अंतर्गत आने वाली विधि है। तो इन सीटू मेथड के अंतर्गत अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जीव मंडल है, और उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और एक्स सीटू में आपके जो है नर्सरी है, चिड़ियाघर है, जीन बैंक है, और आपके जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन, जर्मप्लाज्म
कल्चर कह लें, टिश्यू कल्चर कह लें, पॉलन कल्चर कह लें, ओवम कल्चर कह लें या डीएनए बैंकिंग कह लें, तो ये सभी आपके HC2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, प्लांट एडॉप्शन और बायोडायवर्सिटी। बचा है आपका पॉल्यूटेंट्स यानी कि पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, कुछ ना कुछ मैटर तो हम आपका जो भी उससे रिलेटेड होगा, जो आपके डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लेता है, क्वेश्चन कुछ निकाल लेंगे उससे, और आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करने का प्रयास करेंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनसे क्वेश्चन बन सके। ऐसी चीजों को, ऐसे टॉपिकों को हम आपको लगभग आज शाम तक या कल सुबह तक आपको पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दे देंगे। और इसका जो है इकोलॉजी का पेपर, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, वह भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे पेपर एनालिसिस के नाम से। ठीक है, 2021 प्रीवियस ईयर पेपर 2021 पेपर एनालिसिस के नाम से आपको हम उसका जो है वीडियो दे देंगे। ठीक है, परेशान ना हो। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। ठीक है, ताकि उनको पेपर देने में सहूलियत हो। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।